हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग नरेशन चालू करेंगे। सबसे पहले नरेशन से आपको जो है हर बोर्ड में 3 नंबर का सवाल रहता है। तो आज देखेंगे सबसे पहले नरेशन। नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है। इसको नरेशन को स्पीच भी कहा जाता है, जिसको हिंदी में लोग बोलेंगे कथन। नरेशन या स्पीच जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है? कथन कहा जाता है। 10th या 12th बोर्ड में 3 नंबर का आपको जो है नरेशन से सवाल जो होता है फिक्स होता है। लेकिन अब जो रहता है सवाल वो आपको ऑप्शनल रहता है, ऑप्शन वाला रहता है। डायरेक्ट आपको ऐसा नहीं, पहले रहता था आपको कि आपको दिया हुआ रहता था डायरेक्ट, ना ऐसे इनडायरेक्ट बनाना रहता था, या इनडायरेक्ट दिया हुआ रहता था डायरेक्ट बनाना हुआ रहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको लास्ट में पूरे बताने के बाद आपको लास्ट में बताएंगे इसका ट्रिक, कि लास्ट में आपको बता देंगे कैसे इसको बनाएंगे। देखते आपको प्रश्न को देखते कैसे डायरेक्ट ऑप्शन को टिक आउट करेंगे आप, ये लास्ट में बताएंगे। लेकिन सबसे पहले उससे पहले आप लोग समझ लो। अगर बेसिक ज्ञान नहीं रहेगा तो आपको ट्रिक जो है, ट्रिक भी आपको काम नहीं करेगा। जैसे बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है। नरेशन है क्या? नरेशन कहते किसको हैं? तो जब वक्ता के कथन को, वक्ता यानी बोलने वाला स्पीकर, इसको इंग्लिश से बोलते हैं, वक्ता को इंग्लिश से बोलते हैं स्पीकर। तो जब वक्ता के कथन को हूबहू यानी सेम टू सेम या कुछ परिवर्तित करके व्यक्त किया जाता है, उसे नरेशन कहते हैं। जब वक्ता के कथन को हूबहू या कुछ परिवर्तित करके बताया जाए, उसे नरेशन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चे? नरेशन कहते हैं। जब वक्ता के कथन को, जब बोलने वाले के कथन जैसे बोला सेम टू सेम वैसे ही जाकर के किसी के सामने रिप्रेजेंट कर दिए, या कुछ जो है बदल करके वही बात बोल रहे हैं लेकिन चेंज करके बोल रहे हैं। हूबहू अगर नहीं बोल रहे हैं, कुछ बदल रहे हैं, बदल रहे हैं लेकिन अर्थ उसका नहीं बदल रहा है। कहने का आपका अर्थ भले बदल रहा हो, लेकिन अर्थ जो है उसका, जो वक्ता के जो कथन था उसका अर्थ अगर नहीं बदल रहा है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं नरेशन। जब वक्ता के कथन को सेम टू सेम या कुछ परिवर्तित करके व्यक्त किया जाए, उसे नरेशन कहते हैं। नरेशन बच्चे 2 प्रकार का होता है। नरेशन जो होता है 2 तरह का होता है। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं। एक डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन डायरेक्ट नरेशन और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं हिंदी में प्रत्यक्ष कथन। इनडायरेक्ट नरेशन को बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष कथन। अप्रत्यक्ष कथन। नरेशन 2 प्रकार के होता है, डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन क्या है? जब वक्ता के कथन को जब स्पीकर यानी वक्ता के कथन को, जब स्पीकर के स्टेटमेंट को सेम टू सेम अगर रिप्रेजेंट किया जाए किसी दूसरे के सामने, तब उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के कथन को सेम टू सेम रिप्रेजेंट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, उसे डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। और जब वक्ता के कथन को रिप्रेजेंट जब सेम टू सेम नहीं करके कुछ परिवर्तित करके जब व्यक्त करेंगे, तो उसको कहेंगे इनडायरेक्ट नरेशन। जब वक्ता के कथन को सेम टू सेम अगर व्यक्त किया जाता है तो उसको डायरेक्ट नरेशन, और जब वक्ता के कथन में कुछ परिवर्तित करके अगर व्यक्त किया जाता है तो उसको कहते हैं इनडायरेक्ट नरेशन, अप्रत्यक्ष कथन। डायरेक्ट नरेशन को हमेशा
इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखा जाता है। डायरेक्ट नारेशन को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रखा जाता है। यानी आपसे हम पूछे कि यहाँ पर इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हेल्प यू फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा बंद। ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा शुरू, आई हेल्प यू। तो ये आपको कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जिसमें लगा हुआ रहेगा वही कहलाएगा डायरेक्ट नारेशन कहलाएगा। लेकिन आपको इसमें समझना ये है कि डायरेक्ट नारेशन में दो स्टेटमेंट होता है। डायरेक्ट नारेशन में दो स्टेटमेंट होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। डायरेक्ट नारेशन में दो स्टेटमेंट, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर, एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है बच्चे, उसको हम लोग कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, जो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है, इसी को इन्वर्टेड कॉमा बोलते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इन्वर्टेड कॉमा के जो अंदर होता है उसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर रहेगा उसको रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। अब रिपोर्टिंग स्पीच के क्या कहलाता है? ए कहलाता है आपको रिपोर्टर, ए कहलाता है रिपोर्टर कहलाता है। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो इसी को बोलते हैं सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये रिपोर्टिंग स्पीच का क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। ए आपको क्या कहलाता है? ए रिपोर्टिंग स्पीच का ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी आपको बताएंगे आगे, यहाँ पे देख लीजिए अभी फिलहाल, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ए रिपोर्टिंग स्पीच का ये ऑब्जेक्ट कहलाता है, ए रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। और ये जो कहलाता है वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कहलाता है, रिपोर्टिंग स्पीच का वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पे बच्चे आपको क्या होगा, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच के जगह पर, यानी रिपोर्टिंग स्पीच का जो वर्ब होता है उसके जगह पर या तो से रहेगा, या तो सेड रहेगा, या तो आपका सेज रहेगा। वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टिंग स्पीच में वर्ब के जगह पर, रिपोर्टिंग वर्ब के जगह पर आपको से होगा, या तो सेज होगा, या तो सेड होगा। वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, इसके जगह पर यहाँ पे या तो से होगा, या तो सेज होगा, या तो सेड होगा, तीनों में से कोई होगा। तो आगे बताएंगे कि अगर से या सेज रहता है तो कौन टेंस का सेंटेंस कहलाएगा। मतलब यहाँ पे जैसी से होगा तो इधर कौन टेंस का सेंटेंस होगा, चाहे क्या चीज़ मतलब बदलेगा। यहाँ पे अगर सेज रहेगा तो इधर क्या क्या बदलेगा, इधर अगर सेड रहेगा तो इधर क्या क्या बदलेगा, ये आपको बाद में बताएंगे। लेकिन मैं समझाना ही चाह रहा हूँ कि डायरेक्ट नारेशन में दो स्टेटमेंट होता है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है और एक इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है ओकरा कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है उसको कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अब रिपोर्टिंग स्पीच का इस रिपोर्टर कहलाता है, या इसी को हम लोग कहते हैं जी सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। इसको कहते हैं हम लोग क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, या इसी को हम लोग, और इसका कोई नाम नहीं है, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी खाली बोल सकते हो। यहाँ पे इसको कहते हैं वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टर ज़रूर रहेगा
और वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच जरूर रहेगा, यानी वर्ब भी जरूर रहेगा, सब्जेक्ट जरूर रहेगा, ऑब्जेक्ट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, लेकिन ए दोनों जरूर रहेगा। अब रिपोर्टेड स्पीच में ए जो कहलाता है वर्ब, एक वर्ब कहलाता है किसका, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, वर्ब ऑफ रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, ये रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब कहलाता है। अब डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट हम लोग चेंज करते हैं, डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बच्चे हम लोग चेंज करते हैं, तो आपको सबसे पहले रिपोर्टिंग स्पीच को क्या करेंगे, इनडायरेक्ट बनाएंगे। डायरेक्ट से जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो किसका बनाएंगे, रिपोर्टिंग स्पीच का बनाएंगे। उसके बाद फिर किसका बनाएंगे, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच का बनाएंगे। तो रिपोर्टिंग स्पीच का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए इसका 5 रूल है। पहला रूल ये है, पहला रूल आपका ये है, रिपोर्टिंग स्पीच को चेंज करने का पहला नियम आपका ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद रिपोर्टिंग स्पीच ही पूरा है, इसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल दिया जाता है। अगर यहाँ पे एक बाद ऑब्जेक्ट है, पहला नियम कहता है कि इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे जो लिखा हुआ बात रहेगा, अगर से लिखा हुआ है, यहाँ पे से लिखा हुआ है तो उसको बदलना है टेल में। अगर सेज लिखा हुआ है तो उसको बदलना है टेल्स में। अगर सेड लिखा हुआ है तो उसको बदलना है टोल्ड में। पहला नियम कहता है कि इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो इसको बदलिए से टेल में या टेल्स में या टोल्ड में। तो से रहेगा तो टेल में, सेज रहेगा तो टेल्स में, सेड रहेगा तो टोल्ड में बदलना है, पहला चीज़। दूसरा यहाँ पे बता रहे हैं, दूसरा नियम इसका ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अगर नहीं हो, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं होगा। कब, जब इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तब। ये दूसरा नियम कहता है। पहला नियम ये कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट है तो रिपोर्टिंग वर्ब को टेल, टेल्स या टोल्ड में बदल दो। लेकिन दूसरा नियम ये कहता है कि अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, जैसे वैसे ही छोड़ दो। लेकिन दूसरका नियम के साथ जब पहलका नियम लागू हो जाएगा तो दूसरका देखना नहीं है, लेकिन अगर पहलका लागू नहीं हुआ तो दूसरा नियम भी देखना है और तीसरा नियम भी देखना है। तीसरा नियम क्या कहता है, तीसरा नियम कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना रहे, इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा लेकिन इसमें कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का मतलब या तो इसके अंदर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर यू रहे, योर रहे, योर्स रहे या यू रहे, यही सेकंड पर्सन का प्रोनाउन कहलाता है। अब यू 2 बार लिख दिए तो सेंटेंस के शुरू में यू रहेगा तो इस सब्जेक्ट का काम करेगा और लास्ट में रहेगा तो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो आपको ये देखना है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा, रूल नंबर 2 के हिसाब से। लेकिन थर्ड क्या कहता है, थर्ड कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट ना है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई सेकंड पर्सन का अगर प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल करके अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं। अपने मन से कोई ऑब्जेक्ट रखने का मतलब कि यहाँ पे मतलब अगर कोई सब्जेक्ट के रूप में ही है तो उसका ऑब्जेक्ट हीम होता है। जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में खोजिए ही है तो ही का ऑब्जेक्ट हीम होता है, तो हीम नहीं रखना है, केवल हीम नहीं रखना। सारे बात हम लिखवा देंगे, अभी समझा दे रहे हैं, सुन लीजिए। ही के बाद अगर मान लेते हैं कि कहने का मतलब ही के बाद यहाँ पे आपको जो है वर्ब दिया हुआ ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन का मतलब चारों में से कोई एगो है तो इसको बदल करके अपने मन से ऑब्जेक्ट रखना है। अपने मन से ऑब्जेक्ट रखने का मतलब या तो यहाँ पे हीम रख दो या तो आपको जो सब्जेक्ट यहाँ पे रिपोर्टिंग स्पीच का जो सब्जेक्ट रहेगा उसका ऑब्जेक्ट केवल नहीं रखना है। जैसे सब्जेक्ट के रूप में ही है तो ही का ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, बाकी कुछ और रख दीजिए। जैसे मान लेते हैं कि आपको आई रहता तो आई का ऑब्जेक्ट मी था, मी नहीं रखते। ही के ऑब्जेक्ट हिम होता था हिम रख देते। सी का ऑब्जेक्ट हर होता था हर रख देते। वी का ऑब्जेक्ट अस होता था अस रख देते। दे का ऑब्जेक्ट देम होता तो देम रख देते। तो जिसका
ऑब्जेक्ट कहने का मतलब कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट रहेगा, रिपोर्टर जो रहेगा, उसका केवल ऑब्जेक्ट नहीं रखना है, बाकी किसी का ऑब्जेक्ट रख देना है, कोई भी प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रख देना है। बाकी कैसे रखेंगे, क्या करेंगे, उसको हम लोग बताएंगे आगे। अभी जो बता रहे हैं उस ध्यान से केवल सुनते रहना है। फिर से एक बार सुन लीजिए आप लोग। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको करना क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब, पहला नियम देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं। अगर ऑब्जेक्ट है तो टेल टेल से या टोल में बदल देना है। यहाँ पे से रहेगा तो टेल में बदलना है, सेज रहेगा तो टेल से बदलना है, सेड रहेगा तो टोल में बदलना है, पहला नियम। दूसरा नियम कहता है कि अगर एक बाद रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई बदलाव नहीं करेंगे, दूसरा का नियम। तीसरा का नियम कहता है कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदल कर अपने मन से ऑब्जेक्ट रख देते हैं, अपने मन से ऑब्जेक्ट रख देते हैं, तीसरा नियम। चौथा नियम कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच से टू को हटा दिया जाता है, टू को हटा दिया जाता है। और पांचवा नियम कहता है कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा, कॉमा ये हो गया, इन्वर्टेड कॉमा ये हो गया, के जगह पर डैट का प्रयोग किया जाता है, डैट का प्रयोग किया जाता है। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर डैट का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नियम आप लोग समझ गए हैं कि अगर रहेगा ऑब्जेक्ट तो टेल टेल से या टोल में बदलेंगे। दूसरा नियम कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तीसरा नियम कहता है कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसमें इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है लेकिन इसमें कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो बदल करके अपने मन से कुछ ऑब्जेक्ट रख देते हैं। चौथा नियम कहता है कि रिपोर्टिंग स्पीच से टू को हटा दिया जाता है। पांचवा नियम कहता है कि कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर यानी इसके जगह पर डैट का प्रयोग किया जाता है। ये रिपोर्टिंग स्पीच के चेंज करने का 5 रूल है। अब उसके बाद यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करने का जो रूल है वो आपको 3 तरीके से इसको चेंज करते हैं। चेंज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को 3 तरीके से, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पे आप जो है सबसे पहले हम लोग सीखेंगे चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन सीखेंगे, चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में एक डायरेक्ट हम अभी ट्रिक बताते हैं कि SON लिखा हुआ रहेगा, SON। SON अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो उसको चेंज करना है सब्जेक्ट के अनुसार। किसके सब्जेक्ट? तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज करना है। अगर रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा, अब फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है उसका टेबल हम लोग लिखेंगे। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर इसके अंदर रहेगा तो उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो उसको चेंज करना है रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। और इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन मतलब बोलने वालों को फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आई और वी फर्स्ट पर्सन है और उसका पोसेसिव एडजेक्टिव होता है, आई का पोसेसिव एडजेक्टिव होता है माई, पोसेसिव प्रोनाउन होता है माइन, ऑब्जेक्टिव केस होता है आपको अस। तो इस तरह से आपका प्रोनाउन का टेबल होता है, उसको लिखवा देंगे। तो इसके अंदर कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो चेंज करना रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के हिसाब से बदलना है। अगर इसके अंदर कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो उसको चेंज करेंगे रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के हिसाब से। और इसके अंदर कोई थर्ड पर्सन का प्रोनाउन रहेगा तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। थर्ड पर्सन का अगर प्रोनाउन अगर थर्ड रिपोर्टेड स्पीच के अंदर रहेगा तो उसमें कोई बदलाव नहीं करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पहले आप लोग बताएंगे।